आज हम देखेंगे कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे कोलैप्स हो रहा है और उसको कैसे कोलैप्स होने से बचाया जाए, यानी उनके स्मार्ट सॉल्यूशन क्या हो। सेकंड, हम देखेंगे कि राइट टू रिमेन साइलेंस क्या होता है, आर्टिकल 20 के अंदर जो आता है, और कैसे हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पहले प्रीलिम्स की कुछ न्यूज देखते हैं, फिर एक एडिटोरियल पर डिस्कशन करते हैं, और लास्ट में हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीलिम्स के फैक्ट के रिगार्डिंग में होते हैं। तो आज हम देखेंगे 14 सितंबर का यूपीएससी समाचार। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शन दिए हैं। आपके 2024 में 51 सिलेक्शन थे, जिसमें आपकी एसडीएम की डीएसपी की पोस्ट थी, और आपके 2023 में 24 सिलेक्शन थे, जिसमें से जो फर्स्ट रैंकर हैं अनिल कुमार, वो हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारी एकेडमी में बैच है वो लॉन्च हो चुके हैं। जैसे अभिमन्यु बैच हो गया, ये आपको फुल फ्लैश तैयारी करवाएगा प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपके ना दोनों मोड में है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी, और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल होगा। ठीक है, ये नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, हमारी एकेडमी का ऐप है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी करके, उसको इंस्टॉल करके आप वहां से भी इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 14 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखो, ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर हम देखेंगे आज की न्यूज। इसमें क्या बोलता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारी न्यूज क्या है, पेज नंबर 4 पे है, प्रीलिम्स फैक्ट है ये हमारा। एक्यूज हैज राइट टू बी साइलेंट ड्यूरिंग इंट्रोगेशंस जज। इसमें क्या है कि हम देखेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। 20 क्या बोलता है कि अगर आप अरेस्ट, मतलब जैसे आप दो प्रोसेस होती है, एक आप अरेस्ट हो जाते हो, एक अरेस्ट होने के बाद की है। तो अरेस्ट होने से पहले आपके पास क्या राइट है, अरेस्ट होने के बाद क्या राइट है, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो राइट टू रिमेन साइलेंट हमारे इंडिया में है, यूएसए फॉलो, यूएसए है वो फॉलो नहीं करता, इसके बारे में देखेंगे। सेकंड, हमारा पेज 4 पे प्रीलिम्स फैक्ट ही है कि महुआ मोहित्रा फाइल्स कंप्लेंट विद लोकपाल अगेंस्ट एसईबीआई। ठीक है, तो इसमें लोकपाल के बारे में जानेंगे कि लोकपाल क्या अथॉरिटी है, क्या उसके फंक्शन है, क्या उसकी स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है। ठीक है, क्या उसकी डिमेरिट्स है, क्या उसके मेरिट्स है, इसमें हम लोकपाल के बारे में देखेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है इंडियन इकोनॉमी पेज 3 से कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन फ्लैग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। तो इसमें प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उसके सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडिया स्टांस ऑन डब्ल्यूटीओ फिश स्टॉक्स गेट सपोर्ट फ्रॉम मैनी डेवलपिंग नेशंस। यानी इंडिया कैसे स्टांस ले रहा है, किन कंट्रीज का, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है, आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, गेट्स को रिप्लेस करके आया था। तो ये क्या करता है, आपका ट्रेड मैनेज करता है वर्ल्ड लेवल पे। तो उसके उसने फिशरीज पे जो अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, फिशरीज की जो सब्सिडीज है उस पे इंडिया का क्या स्टांस है, डेवलपिंग और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को लेके, है ना, मतलब उन दोनों को फेवर करके, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म इन न्यूज में हमारी है ऑनिटिस बोर्डेटी। ठीक है, बोर्डेटी, बोर्डेटी। ठीक है, ये आप जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहेंगे, ये बेसिकली एक कीड़े के बारे में है। ठीक है, उसका नाम है। उसके बाद देखेंगे हम एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि हमारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, और हमारे जो ब्रिज है, हमारा दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गति शक्ति हमारा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीलिम्स फैक्ट से रिगार्डिंग फर्स्ट न्यूज है। देखो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, द राइट ऑफ एन एक्यूज टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। यानी जब आपसे पूछताछ हो रही है, जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और आपसे पूछताछ हो रही है, आपने मूवीज में देखा होगा कि क्या बोलते हैं कि भाई हमारे वकील को आने दो, है ना। यानी हमारे जो वकील आएगा वो हमारे बिहाफ पे बोलेगा। इसका मतलब क्या, आपके पास राइट टू रिमेन साइलेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो जज है आपके उज्जवल भूयान, उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो राइट टू रिमेन साइलेंट है ना, वो ये नहीं दर्शाता कि आप एक्यूज है, वो आपका क्या है, राइट है। ठीक है, आर्टिकल 20 के अंदर। अब देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, यहाँ पे ना जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्वेस्टिगेशन पावर के बीच में और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच में। इन्वेस्टिगेशन पावर क्या बोलती है कि भाई आप उससे पूछो कि क्या घटना घटी है। ठीक है, हमारा राइट क्या बोलता है, हमारा राइट बोलता है कि आप उससे जबरदस्ती नहीं पूछ सकते, उसके पास राइट टू रिमेन साइलेंट है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। तो केजरीवाल के केस में अभी क्या हुआ है, मतलब उनको बेल मिल गया, उसके रिगार्डिंग भी हमें अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है। तो हमें क्या नहीं करना है कि नॉट ओवर राइट, राइट नहीं करेगा किसको, इंडिविजुअल राइट को हार्म नहीं कर सकता। आपके इन्वेस्टिगेशन जो पावर है वो आपके इंडिविजुअल राइट को हार्म नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें आर्टिकल कौन सा है, 23, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो गया। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस भुयान emphasized दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन
अपील्स ड्यूरिंग बोथ ट्रायल एंड प्री ट्रायल स्टेजेस। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 23 में कि जैसे सपोज दैट मैं हूं, मेरे को अगर पुलिस ने ही मार पीट के बोला कि आपको एक गुनाह कबूल करना है और करना ही है, तो मैं उसको मान लेती हूँ कि ठीक है मैंने किया, तो ये क्या हो गया, अगर मैंने नहीं भी किया होगा तो मैं किसी डर से उसको मान रही हूँ, या मुझे किसी ने पैसे दे दिए कि आप इसको ये ऐसे बोल दो कि हाँ ये मैंने किया है, ठीक है, तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे, तो ये जिस बंदे ने सजा नहीं की है, जिस इंसान ने वो गलती नहीं की है, बट उसको वो पनिशमेंट मिल रही है, तो ये गलत है, ये अन्याय हो गया ना, अनजस्टिस हो गया। तो इसको रोकने के लिए क्या है, यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसमें नहीं आएगा, ठीक है, दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर कोई सेल्फ को बोल रहा है कि हाँ मैंने ये चीज की है, बिना सबूतों के उस चीज पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यही है कि आपके जो दो चीजों में बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड इन्वेस्टिगेशन पावर, जो इन्वेस्टिगेशन पावर है और जो आपके इंडिविजुअल राइट है, इंडिविजुअल राइट टू रिमेन साइलेंस, और इन्वेस्टिगेशन पावर जो आपको अरेस्ट करने की प्री स्टेज में, अरेस्ट करने से पहले और अरेस्ट करने के बाद की, वो आपके राइट टू रिमेन साइलेंट को हार्म ना करे, ठीक है, ये इस पे आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल हो जाता है प्रीलिम्स फैक्ट है, इसमें इसमें आपके क्या बोला गया है, महुआ मोहित्रा जो फाइल अ कंप्लेंट विद द लोकल अगेंस्ट, इसमें क्या बोला गया है, आपके नेक्स्ट आर्टिकल जो होता है इसमें बेसिकली लोकपाल के ऊपर बोला गया है, तो लोकपाल के हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है कि कंपोजिशन क्या है लोकपाल की, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर। देखो लोकपाल में क्या है, लोकपाल लोकायुक्त कब आए थे, आपके 2013 में आए थे। बेसिकली क्या करते हैं, ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं। अगर कोई करप्शन हो रहा है, विसल ब्लोअर होगा, विसल ब्लोअर कौन होता है, वो इंसान जो करप्शन के खिलाफ बोलता है, ठीक है। तो उसके लिए एक्ट्स आए कि करप्शन को मेंटेन करना है। आपको पता है अन्ना हजारे का अनशन चला था, उस टाइम में आए थे, है ना। तो कंपोजिशन क्या है, 1 चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर है, एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर होंगे। जो चेयरपर्सन होगा एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या एमिनेंट पर्सन विद 25 ईयर ऑफ एक्सपर्टीज इन एंटी करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, लॉ एंड मैनेजमेंट। कोई ऐसा बंदा, ठीक है, जो आपकी क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, जज रहा हो, या ऐसा इंसान जो एमिनेंट जूरिस्ट मतलब कोर्ट में काम किया हो, जिसने कितने 25 साल का एक्सपीरियंस हो, और आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, लॉ में हो, मैनेजमेंट में हो, तो उस इंसान को क्या आपके चेयरपर्सन बनाया जाएगा, किसका, आपका लोकपाल का, ठीक है। फिर मेंबर कौन से होंगे, इसमें एटलीस्ट 50% SC ST OBC और माइनॉरिटी वीमेंस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जुडिशियल मेंबर्स में क्या बोल रहा है, मस्ट बी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी जो जुडिशियल मेंबर होने हैं ना, वो मस्ट एक होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉन जुडिशियल मेंबर में कौन से होना, कौन से लोग होने चाहिए, मस्ट हैव 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एंटी करप्शन, फाइनेंस, लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दो टाइप के आपके पीपल्स हो गए, एक तो जिनका जुडिशरी से रिलेशन है, एक वो लोग जिनका जुडिशरी से रिलेशन है। तो जुडिशरी में कौन सा आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया आपका, जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, है ना। इस साइड क्या आएंगे आपके, जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, लॉ के होंगे, मैनेजमेंट के होंगे, या उनका 25 साल का एक्सपीरियंस हो। जैसे आपके जो IAS ऑफिसर है, उनका 25 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है सर्विस को, तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। फिर टर्म कितनी है, 5 ईयर है, कब तक, 70 एज तक है। जो आपका सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे होता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट करता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट खुद की डिस्क्रिप्शन तो होती नहीं है, तो प्रेसिडेंट किसके डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सॉरी उस पे करेगा, रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, जस्टिस ऑफ इंडिया, और आपका एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। तो 5 लोग होंगे आपके, कौन कौन होंगे आपके, एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, एक स्पीकर हो गया आपका, एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, एक एमिनेंट जूरिस्ट हो गया, ठीक है। ये कोई भी जज है ना। फिर ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स क्या होंगे उनके, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन और पावर में क्या बोलता है, इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, MPs और ABCD के जो ऑफिसर्स होते हैं, ये ग्रुप आपके वो हैं, A ग्रेड B ग्रेड जो आपकी जॉब्स होती है ना, जो लेवल्स होते हैं, उनके सबके ऑफिसर तक इनका ज्यूरिडिक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके जो पावर्स हैं, कैन सुप्रीटेंड द CBI, आपका कन्फिस्केट एसेट इन करप्शन केसेस। इसमें क्या बोल रहा है आपका कि सस्पेंड करने की पावर होगी, आपके करप्शन केसेस की पावर होगी आपके पास, ट्रांसफर पब्लिक सर्वेंट्स की पावर होगी आपके पास। ये क्या कर रहा है कि सुप्रिटेंडेंट करता है CBI को, ठीक है, किसके लिए,
करप्शन के रिगार्डिंग में, आपके सस्पेंड के रिगार्डिंग में, आपके ट्रांसफर के रिगार्डिंग में। इसके बाद क्या होती है, इंक्वायरी विंग होती है इनके पास, ठीक है। जैसे फंक्शन विद सिविल कोर्ट के साथ ये फंक्शन करती है, पावर करती है, प्रिवेंटिंग करती है रिकॉर्ड्स को, डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी आपके इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई है ना आपके एविडेंस को खत्म कर रहा है तो उसको भी रोकती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या करती है, आपकी इंक्वायरी विंग होती है, किसके साथ, सिविल कोर्ट के साथ मिलकर फंक्शन करती है, ठीक है। वो इसकी पावर्स थी, फिर इसकी इंक्वायरी विंग होगी, आपकी ज्यूरिडिक्शन इसकी कहां तक है, ये आपकी ज्यूरिडिक्शन के एरियाज हो गए। इसके बाद आपकी नेक्स्ट न्यूज आती है इंडियन इकोनॉमी, ये हमने देखा लोकपाल के बारे में, ठीक है। आपके जैसे इन पे क्वेश्चन मिलते हैं, प्री के फैक्ट्स हैं पूरे, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आपका इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपका कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार हाईलाइटेड अर्जेंट मैन पावर शॉर्टेज। ये क्या बोल रहा है कि जो आपके सतीश कुमार जी हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, मैन पावर की शॉर्टेज है रेलवे के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, आपके ड्यू टू रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये रीजंस बता रहे कि किन रीजंस की वजह से आपकी मैन पावर की शॉर्टेज है। जैसे इंक्रीज असेट्स हो गए, सेफ्टी कंसर्न हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी। आपने रिसेंटली देखा होगा कि रेलवे में ना बहुत सारे क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे कोलिजन के बहुत सारे हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, बेटर सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी के लिए हमें सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक रेडार सिस्टम मैं जो आपको बता रही थी कि 3 जगह यूज होगा, आपका रेलवे के अंदर होगा, जो आपके सिग्नल्स आते हैं वहां पे यूज होगा, आपके ट्रैक में यूज होगा, है ना। तो ये जो सिस्टम होगा, इसको डेवलप करने के लिए आपके पास क्या होगी, मैन पावर होनी चाहिए। तो सतीश कुमार जी ने क्या बोला कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, उसके ऊपर ये पूरा आपका आर्टिकल आया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट रेलवे बोर्ड में क्या बोल रहा है, रेलवे बोर्ड इज एपेक्स बॉडी है, ठीक है, इंडियन रेलवे की। उसके बाद चेयरमैन एंड सीईओ ओवरसीज द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो आपका चेयरमैन हो गया और सीईओ हो गया, वो क्या करते हैं, आपके पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सेफ्टी करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। ये सारे किसके अंडर आते हैं, आपके चेयरमैन के अंडर आते हैं, किसके, बोर्ड के, ठीक है। उसके बाद देखो India's railway has seen significant capital expenditure from 1.48 lakh crore in 2019-20, यानी एक significant आपको किसमें capital expenditure क्या होता है, capital expenditure होता है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है, उसको कैपिटल बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें आपकी क्या होता है, सैलरी दी जा रही है, यानी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट सैलरी दी जा रही है। लेकिन कैपिटल में क्या होता है, आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं। उसके बाद क्या है, मैनेज द मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रीफाइड रूट्स हो गए, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, लोकोमोटिव्स हो गए, आपके लोको शीट्स हो गए, आपके इलेक्ट्रीफाइड रूट्स हो गए, एस्केलेटर्स हो गए, इन सब पे क्या करना है, हमें मैनेज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। कंसर्न क्या है हमारे पास, जो आपके चेयरमैन ने बोला है कि मैन पावर की शॉर्टेज है न्यू लाइंस बिछाने में, ठीक है, आपके एक्सीलेटर्स लगाने में, आपके टेक्नोलॉजी बूस्टअप करने में आपके पास मैन पावर की शॉर्टेज है। दूसरा क्या, सेफ्टी इश्यू है। सेफ्टी इश्यू क्या है आपके, कि इस पे जो आपके मोर पर्सोनल्स इन सेफ्टी रिलेटेड रोल्स, जो ज्यादा से ज्यादा पर्सोनल की रिक्वायरमेंट है कहाँ, सेफ्टी रिलेटेड रोल्स में। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इंक्रीज्ड एसेट्स, ठीक है, आपके जो एसेट्स है उनको इंक्रीज करो। दूसरा क्या है, नॉन फिजिबल ऑफ आउटसोर्सिंग, जैसे ट्रैक हो गए, ब्रिज हो गया, आपके लोकोमोटिव्स मेंटेनेंस होगी, इट इज नॉट वैल्यूएबल ड्यू टू सेफ्टी, आपकी कंप्लाइंस इश्यू, यानी सेफ्टी प्रॉपर नहीं है तो आपकी जो आउटसोर्सिंग होगी वो इतनी मतलब प्रोडक्टिव नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैपेक्स इंक्रीज एंड सेफ्टी क्लियरेंस। देखो इसमें बेसिकली क्या है, अगर आपके रेलवे के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है, इसके हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, इसमें अभी नीचे जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत सारा मेंशन है। देखो रेलवे में क्या है, सेफ्टी के इश्यू आ रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी के इश्यू आ रहे हैं। दूसरा क्या है, अब न्यू डेवलपमेंट होगी, हम क्या चाह रहे हैं कि रेलवे की स्पीड इंक्रीज हो, हमारा एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, तो उसको और बेटर इनहेंस करें। क्या क्या दिक्कतें होती हैं वहां पे, मैन पावर कम है, ट्रेनिंग कम है, ठीक है। ट्रेनिंग के अलावा जो आपके मैन पावर है, जो आपकी स्किल्स है, वो प्रॉपर स्किल्स नहीं है। टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई है, लेकिन स्किल्स हैं जो आपके कंप्यूटर के, आप देखोगे कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, मतलब कंप्यूटर की नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके फिजिबल नहीं होते कि उसको तुरंत अडॉप्ट कर ले। तो क्या करना चाहिए आपको, कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो ये आपको सोल्यूशन देने चाहिए उस चीज के। अब देखो हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं, आपके इंडियन इकोनॉमी का है। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो, जो डब्ल्यूटीओ क्या करता है आपका, इसमें है आपका इंडिया स्टांस ऑन डब्ल्यूटीओ फिश स्टॉक्स गेट
सपोर्ट फ्रॉम मैनी डेवलपिंग नेशंस। यानी इंडिया का क्या स्टांस रहेगा डब्ल्यूटीओ के ऊपर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपका ट्रेड मेंटेन करता है ग्लोबल लेवल पे। एक कंट्री से जो दूसरी कंट्री में ट्रेड मेंटेन करना होता है ना, वो किस संस्था के अंदर आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ये आपकी किसको रिप्लेस करके आई थी, गेट्स को रिप्लेस करके आई थी मराकस एग्रीमेंट में। अभी देखो क्या कंसर्न क्या है कि डब्ल्यूटीओ क्या बोल रहा है कि जो आपकी ओवर फिशिंग है, उसको जो आप सब्सिडीज देके ओवर फिशिंग करवा रहे हो, उसको क्या करो, मैनेज करो। ठीक है, इंडिया का वहां पे क्या स्टांस है, इंडिया चाहती है कि उसको सस्टेनेबल फिशरीज होनी चाहिए आपकी। सस्टेनेबल से क्या मतलब है कि आप फिशिंग तो करो, लेकिन वो फिशिंग ओवर फिशिंग ना हो, मेराइन लाइफ को हार्म ना करे। कैसे हार्म ना करे, आप क्या करते हैं, बड़े कंटेनर्स लेते हैं, उनको आप ओशियन में डालते हैं, वहां पे जितने भी मेराइन लाइफ के जितने भी उसमें जीव जंतु है वो उसमें आ जाते हैं। अब देखो आपको ऑक्टोपस नहीं खाना, बट वो आ गया उसमें, आपको चाहिए आपको फिश, बट उसमें टॉर्टोइस भी आ गया। ठीक है, मतलब जैसे केच आपके जो ऑक्टोपस हो गया, अदर जो आपके ऐसे जीव जंतु जो आपको नहीं एज ए फूड सोर्स लेना है, लेकिन वो उसमें फंस के मर जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी मेराइन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट की जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। और किसको डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी जो हमारी एक, अगर हम ओवर प्रोडक्शन करेंगे कंटेनर से तो क्या होगा, हमारा सस्टेनेबल यूज ऑफ फिशिंग भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए इंडिया ने क्या बोला कि सस्टेनेबल यूज करो आप किसका, फिशरीज का। डब्ल्यूटीओ क्या बोल रहा है, डब्ल्यूटीओ बोल रहा है आपको कि आपको क्या करना है, जो दो थ्री टाइप्स की कंट्री है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि तीनों कंट्रीज पे हम क्या लगाएंगे, एक लिमिट्स लगाएंगे सब्सिडीज पे, है ना। तो अगर तीनों को एक लेवल पे लगा लोगे, जो सब्सिडीज यूएसए देता है उतनी लिस्ट डेवलपिंग कंट्री नहीं दे पाती है। ठीक है, तो यूएसए इसका एक्सप्लोइटेशन करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स निकालेगा, लिस्ट डेवलपमेंट जो कंट्रीज है वो इतना नहीं कर पाएंगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इंडिया बोल रहा है कि आप एक सस्टेनेबल लेके आओ, जिसमें लिस्ट डेवलपिंग कंट्री का जो लाइवहुड है वो फिशरीज पे है, वो भी मेंटेन रहे, और जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है उसको एक्सप्लॉइट ना करें। तो इसी पे ही आपका आर्टिकल हो जाता है। इंडिया स्टांस ऑन फिशरी सब्सिडीज पे क्या है, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए सब्सिडीज पे। नॉट बर्डनिंग नहीं होना चाहिए किसमें, स्मॉल स्केल फिशरीज पे, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उस पे ये क्या मतलब बर्डन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल गोल होने चाहिए विदाउट पेनलाइजिंग डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल गोल्स होने चाहिए। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि आपका डब्ल्यूटीओ का जो ड्राफ्ट है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फिशरीज पे वो काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट एंड इम्पैक्ट में क्या बोल रहा है, स्पोर्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये एलडीसी से क्या, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आपका। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनका प्रोटेक्ट होना चाहिए स्मॉल स्केल फिशरीज। यानी जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है वो स्मॉल स्केल पे जो फिशिंग करती है वो आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इंडिया ने क्या बोला है कि लूप होल्स निकालो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस चलती रहे पुअर कंट्रीज में। जो ये गैप बन रहा है कि रिच कंट्री में और पुअर कंट्री में फिशिंग को लेके, उसको मेंटेन करो, उसको सस्टेनेबल करो, है ना। उसके लूप होल्स निकालो। इम्पैक्ट क्या है इसके कि सब्सिडीज दैट फ्यूल ओवर फिशिंग, अगर सब्सिडीज दोगे आप, ठीक है। अब इंडिया क्या बोल रहा है कि लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में सब्सिडीज रहनी चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, ओवर फ्यूल कर रहा है किस चीज को, ओवर फिशरीज को। फ्यूल मतलब आप किसी चीज को एकदम बोल रहे हो कि और ज्यादा वो चीज हो, है ना। तो वो क्या कर रहा है, आपकी फिशरीज को ज्यादा मतलब ओवर फिशरीज कर रहा है। ठीक है, एंश्योर करो बेटर प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल स्केल फिशर्स, यानी जो स्मॉल स्केल के फिशरमैन्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड तो फिशिंग पे ही है। प्रमोट करो सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस, कॉल फॉर मोर रोबस्ट, ये आपकी कमेटीज फॉर टॉप सब्सिडीज लाइक चाइना हो गया, ईयू हो गया, यूएसए हो गया आपका, जापान हो गया एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट हमारा होता है आपका ये है ओनिटिस बोर्डेटी, बोर्डेटी। ठीक है, ये क्या है, ये आपके कुछ ऐसे कीड़े से हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डग बैटल, डग बीटल्स स्पीसीज। ठीक है, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में मिले, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसमें मेल और फीमेल में आपके बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क होता है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं एडिटोरियल एनालिसिस में। जो आज का हमारे एडिटोरियल एनालिसिस है वो किसके ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमारी कोलैप्स हो रही है, क्या उसके सॉल्यूशन है, इसको हम करेंगे कंटिन्यू।
आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। हम फिर इसको देखते हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कोलैप्स हो रहा है ऑफ सेवरल अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज इन बिहार। अभी बिहार में क्या बोल रहे हैं, देखो आप देखने जाते हो कि चलो उद्घाटन करेंगे हम ब्रिज का, और ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, आप उद्घाटन करने ही गए हो, यानी न्यू जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन भी रही है और वो कोलैप्स भी हो रही है। अभी बिहार में रिसेंटली आया कि पूरी तरीके से ब्रिज बना भी नहीं था, वो कोलैप्स हो गया। अब देखो कि हमारा क्या गवर्नमेंट का एम क्या है, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 तक, ये हमारा एम है। इस एम को हमने लेने के लिए कौन सी स्कीम्स ली है आपकी, आपकी गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लिया है, ठीक है, गति शक्ति जो स्कीम है। दूसरा स्मार्ट सिटी मिशन है। आप मुझे बताओ स्मार्ट सिटी मिशन कहाँ लॉन्च हुआ था और कब, कौन सा ईयर में लॉन्च हुआ था, और गति शक्ति कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो इंक्रीज कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़ इन बजट 2024 में, हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट को इंक्रीज किया, किस चीज के लिए, गति शक्ति प्रोजेक्ट के लिए और स्मार्ट सिटी। गति शक्ति में क्या है कि आपकी पूरी रोड की, आपकी जो रेल एयरपोर्ट की है, आपकी रोड की है, आपकी वाटर की है, उस सबको कनेक्ट करके पूरे इंडिया को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। लेकिन आपकी जो ये आपकी स्मार्ट सिटी मतलब एक ऐसी सिटी हो जिसमें सारी फैसिलिटीज, आपकी एम्यूनिटीज प्रोवाइड हो, ठीक है। तो इसमें क्या चैलेंजेस क्या है, टाइम डिले हो रहा है हमारा, कॉस्ट ओवररन हो रही है, जितना हमने पैसा लगाना चाहिए था उससे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। डिले हो रहा है, जब आज अगर कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है उसको सालों साल लग रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट डिले एंड कॉस्ट ओवररन हो रहा है, ठीक है, स्टैटिकली ऑन कॉस्ट ओवररन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपके जितने पैसे लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लग रही है, कि आपका डेटा दिया गया है। एक्सटेंट ऑफ डिले हो रहा है, मतलब जितने मंथ लगने चाहिए उससे ज्यादा मंथ लग रहे हैं, ये भी डेटा आपका। इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी आपका इम्पैक्ट हो रहा है। कैसे, जैसे फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट पे हो रहा है, आपका फंड्स प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने में क्या हो रहा है आपके, मतलब टाइम डिले हो रहा है। गैप्स इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है आपका, देखो क्या क्या चैलेंजेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है। आपने कोई चीज का इम्प्लीमेंट करना, गति शक्ति आपने प्रोजेक्ट बना दिया, आपने फाइनेंस दे दिया, आपको सब दे दिया, बट वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उस इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू, आपकी इनसफिशियंट कैपेसिटी, आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, आपने उतने टारगेट्स रख लिए हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि स्पेशली इन अर्बन एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां पे क्या आपकी इनसफिशियंट कैपेसिटी है, ठीक है, इन प्रोजेक्ट को लेके। यानी आपको वहां पे क्या प्रॉपर प्रोजेक्ट, आपको डे टू डे देखना होगा, आपने प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट कर रहे हो देखो उसकी रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपके जो आप उसके नीलामी जो कर रहे हो, आप जिसको टेंडर दे रहे हो वो अच्छा मटेरियल यूज कर रहा है नहीं क्या, मतलब डे टू डे कंसर्न आपको उसमें देखना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन है। प्रॉब्लम जो होती है उसका साथ के साथ ही सोल्यूशन होता है। नीड फॉर कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग, यानी आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग की जरूरत है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब सारे एरियाज को एक जगह लाके पूरे प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो बट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके क्या करना है, काम करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपकी जो इन एफिशिएंसी है उसको डील करो, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो उसको आप इंप्रूव करो, ठीक है, उसको इफेक्टिव बनाओ, ट्रेडिशनल पैटर्न से आप मॉडर्न पैटर्न पे आओ। कैसे, दूसरी कंट्रीज का एग्जांपल लो कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लॉन्ग लास्टिंग कैसे है, वहां पे क्या मॉडल अप्लाई हो रहा है जो हम हमारी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं ना, उसको इफेक्टिव बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर वो लाओ, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आप अपने कंट्री में करो, ठीक है। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, सक्सेसफुल मॉडल्स को आप अडॉप्ट करो, प्रपोज्ड एजेंसीज फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो जिस एजेंसी को आप दे रहे हो उसको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आनी चाहिए, आपके कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग बिल्ट हो सकती है, आपके जो इंजीनियर्स हैं वो प्रॉपर प्रोफेशनलिस्ट हो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट रोल एंड फंडिंग, आपकी फंडिंग प्रॉपर हो, आप जहां टैक्स पेयर का फंडिंग अलॉट कर रहे हो तो आप ये इंश्योर करो जो आप अलॉटमेंट कर रहे हो वो सही कर रहे हो, है ना, उसको एक राइट डायरेक्शन में करो। उसके बाद करंट, व्हाट इज द करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवे, ये हमारा इंडियन रेलवे के ऊपर हो जाता है। रेलवे वाज एस्टैब्लिश इन 1853, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे है हमारा। फर्स्ट रेलवे जो हमारा है वो कहाँ से, बॉम्बे टू थाने चला था, ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट हो जाता है, ठीक है। 40% ऑफ द ग्लोबल शेयर ऑफ द रेलवे एक्टिविटी बाय 2050 तक हमारा इतना ग्लोबल शेयर होगा रेलवे में, ठीक है। नेशनल रेल प्लेन हो गया, प्लान हो गया आपका फॉर इंडिया 2030 टू डेवलप करना है, कि मॉडर्न रेलवे को हमें डेवलप करना है। रेवेन्यू इन्होंने बताया कि 69% अर्न किया है हमने, ठीक है, 2022 से 23 में। फिर स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना,
वो आपके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें कुछ फंक्शंस है आपके, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, कि ओवरऑल रेलवे पॉलिसी बनाओ, उसकी स्ट्रेटेजीज बनाओ, उसकी एक डायरेक्शन दो प्रॉपर की किस डायरेक्शन में रेलवे सेक्टर को काम करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैन पावर अभी बताया सतीश कुमार जी ने कि मैन पावर कम है, ठीक है, तो आप उसको इंक्रीज करो, सेफ्टी लाओ, है ना, वो सारे कंसर्न है आपके। जो बजटरी एलोकेशन हो प्रॉपर हो, मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स बने, गाइडलाइन प्रोसेस होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। ये आपके सारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% एफडीआई इन द रेलवे सेक्टर। यानी क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने अलाउ कितना कर रखा है, 100% एफडी कर रखा है आपका। एफडीआई कितनी, 100%। तो ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इफेक्ट हो जाता है इसके लिए। और आपका क्या है, रेलवे बोर्ड के लिए, रेलवे बोर्ड की उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, इंप्लीमेंट करो पॉलिसीज को, डे टू डे ऑपरेशंस देखो, लॉन्ग टर्म प्लान्स देखो, आपकी क्या नेटवर्क बन रहा है, मॉडर्नाइजेशन देखो, उसकी सेफ्टी इंप्रूवमेंट करो, जोनल रेलवेज की गाइडलाइंस गाइड मतलब निकालो, ठीक है। तो जोनल रेलवे क्या होता है, जैसे आपका नॉर्दर्न रेलवे इंडिया के अंदर हो गया, आपका साउथ रेलवे सिस्टम हो गया, तो जोनल्स है, ठीक है, जोन में डिवाइड है। तो आपके 17 जोन्स है, जून 2024 में 18 जोन है साउथ के अंदर, ठीक है। जोनल रेलवे फर्दर डिवाइडेड है आपके डिविजन्स, मैनेज बाय डिविजनल्स रेलवे, उसके अंदर डीआरएम्स के अंदर, ठीक है। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एफिशिएंट करो, सेफ ऑपरेशन लाओ ज्योग्राफिकल टेरिटरीज के। जैसे कि अगर आपका हिमाचल में जो रेलवे सिस्टम है वो सिस्टम उसके हिसाब से चलेगा, आपके साउथ में कोस्ट के पास है वो उसके हिसाब से चलेगा। तो जो जोनल वेरिएशन होती है उसको प्रॉपर मैनेज करो, है ना, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में मेंटेन करो ट्रैक को, रोलिंग स्टॉक्स को, ठीक है। ये कुछ वेरियस कमेटीज हैं आपकी रेलवे के ऊपर, जैसे आपका काकोधर कमेटी है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि स्टेटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाओ, ठीक है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष होना चाहिए आपका, है ना, जिसमें इतना पैसा उन्होंने अलॉट करने के लिए बोला। एडवांस टेक्नोलॉजी लाओ, ह्यूमन रिसोर्स लाओ, ये आपके मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये भी आपकी कमेटी है, ठीक है। विनोद राय कमेटी होगी। इंडिपेंडेंट रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी लाओ, स्टेटरी पावर दो उसको, है ना। रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाओ। या आप मेंशन कर सकते हो, अगर अभी रिसेंटली बहुत सारे रेलवेज कोलिजन हो रहे हैं, रेलवेज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वहां पे आप प्रॉपर ये कमेटी मेंशन करके आप लिख सकते हो कि उन्होंने रिकमेंड किया था कि रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। राकेश मोहन कमेटी है, 2010 में आई थी, जिसने जनरल एक्सेप्टेंस अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिए थे। एक्सपेंड रेलवे प्रेजेंस करो आप, है ना, फोकस करो लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पे, स्पीड अपग्रेड करो, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाओ, ठीक है। हम क्या क्या इंडिया में मेजर्स ले सकते हैं, मतलब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन हो सकता है इसके अंदर। क्या क्या हो सकता है, जैसे रेल हो गया, आपकी रोड हो गया, आपका एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, बेटर रेलवे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, किसमें रेन्यूएबल एनर्जी का आप यूज कर सकते हैं, रेलवे के अंदर, है ना। आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स ला सकते हैं हम, वैल्यू कैप्चर फॉर लैंड डेवलपमेंट, ठीक है आपकी। ये सारे आपकी है सॉल्यूशंस है। तो फिर मैंने बताया कि हमारे इशू क्या है कि फेल एंड फॉल हो रहा है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक्विजिशन हमारी अच्छी नहीं है, क्लियरेंस हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, रेड टेपिज्म है आपका। सॉल्यूशन क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए आपकी। प्रोटोटाइप इवोल्यूशनरी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए आपका, एवोल्यूशन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जो आज के टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ के साथ आपको डेवलप्ड होना चाहिए ना। ट्रेनिंग स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी वॉल के लिए जैसे कैसे सेफ्टी कंसर्न हो सकते हैं उसके लिए आप अपने स्टाफ को ट्रेन करो टाइम टू टाइम, और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करो, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज हमने देखा, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे हमारा काफी बड़ा टॉपिक रह गया था, ठीक है। इसमें से आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही आप सारे याद करो, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है रेलवे के ऊपर। तो इसमें से जो कमेटीज हैं इसको आप खुद से एक बार गो थ्रू होके इनकी कमेटीज को याद करो, उनके की पॉइंट्स को याद करो, ठीक है। तो आज के लिए 14 सितंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही था। मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू एवरीवन।